वेरी वॉर्म वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए क्वेश्चंस। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब कुछ ठीक ठाक है, ऑडियो वीडियो सब आप तक पहुंच रहा है? हाँ जी, तो सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो कल हमने इसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 30 क्वेश्चंस। इसके इसकी जो क्लास नोट है ये भी आपको करियर विल के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल थी। आज उसके आगे अपनी गाड़ी बढ़ेगी। आ जाओ भाई। चलिए, तो रेडी हैं? ऑल गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आपकी नजर इनायत आपके सामने। माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। पढ़ते ही समझ आ रहा है, बिल्कुल ही मासूम लल्लू लाल टाइप क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे हैड के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है हैड एक्सपेक्टेड, वही एरर था। इसको एक्सपेक्टेड से आप रिप्लेस करोगे। सो माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। माई एंड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? दिस इज नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज है आपका। कैसे पता लगा? क्योंकि फ्रॉम है प्रेपोजिशन। किसके पहले पोजीशन होता है प्रेपोजिशन? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेजेस एंड नाउन क्लॉजेस भी। डेफिनेशन को बड़ा करना, वो बचपन वाली डेफिनेशन बस नहीं देखनी कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। उसमें फ्रेजेस भी आ सकते हैं, क्लॉजेस भी आ सकते हैं। आइए, इसमें और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं। जहां ज़रूरत नहीं वहां नहीं देंगे। वन ऑफ दीज बॉक्सेज हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेरिस। कहाँ पे प्रॉब्लम है? बहुत ही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट। घिसा पिटा का मतलब ओवर यूज्ड, बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे। वन ऑफ दीज बॉक्सेज हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेरिस। किस पार्ट में दिक्कत है भाई? देखो, हम बात दीज बॉक्सेस में से वन की कर रहे हैं और वन के साथ यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज आएगा। तो किस पार्ट? आंसर क्या हो गया आपका? ए। यहाँ पे बॉक्सेस हैव लिखा था। और देखिए, स्टूडेंट्स कई बार इसको रूल के फॉर्म में रटते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल वो रूल। रूल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। देखो, ये यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द। अब इसी को याद करने की कोशिश करते हैं कि ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो भाई वर्ब तो सिंगुलर लगेगा ही, क्योंकि हम बॉक्सेस में से बात एक की कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन हमारे बोलने में भी ये बहुत ये गड़बड़ करते हैं हम, और गलत बोलते भी हैं। ऑब्जर्व करिए इस बात को। आप बोलते हो वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड। क्या ऐसी इंग्लिश हो सकती है? मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई रिलेटिव, वन ऑफ माई स्टूडेंट। यू कांट से दिस। व्हाई इज इट सो? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि माई स्टूडेंट एक हुआ ना, माई फ्रेंड एक हुआ। अब एक में से एक कहां से निकालोगे? तो इस बात को रटते क्यों हो आपकी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है? ये कॉमन सेंस की बात है। रटने में हमारे सोचने समझने की ताकत क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। वैसे ही स्कूल कॉलेज में रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन पे ज्यादा जोर होता है, वही आप इधर भी करोगे। यहाँ कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं हम, बहुत ही सिंपल सी बातें पढ़ रहे हैं। वही ग्रामर के लेसन जो स्कूल में पढ़ा, 15 साल तक सबने पढ़ लिया होगा, उसको भी फिर रटो तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वन ऑफ माई फ्रेंड बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑफ के बाद लगा हुआ नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल होगा। इसीलिए अगर मैं मान लो यहाँ पे प्रोनाउन में भी खेलने की कोशिश करूं और यहाँ पे मैं लिखूं ईच या वन, कुछ भी लिखा जा सकता है ऑफ के बाद। ये क्लासेस में भी पूछता हूं आपसे कि भाई देखो, ये ईच ऑफ देम, वन ऑफ देम, या ईच ऑफ अस, वन ऑफ अस, या ईच ऑफ यू, ये सारे के सारे पॉसिबल है। लेकिन मैं अगर वहीं पे आपसे पूछूं कि क्या कभी इंग्लिश में आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या, हिम या हर, तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर? बिकॉज हिम और हर सिंगुलर है, एक की बात कर रहा है। एक में से हर एक या एक की बात नहीं कर सकते। तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल। बट देम, अस और यू, ये सारे के सारे प्लूरल हैं। देम तो वैसे ही प्लूरल है, अस भी प्लूरल है, और यू आपको पता है बेचारा सेकंड पर्सन का ये प्रोनाउन, सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू। और देखो, यही इस भाषा की दिक्कत भी है, इंग्लिश लैंग्वेज की ये दिक्कत है। ये बड़ी खिचड़ी लैंग्वेज है, चीज़ें उतनी कई बार लॉजिकल नहीं लगती। जैसे जब हम संस्कृत में बात करते हैं तो वहाँ तीनों पर्सन के लिए तीन तीन शब्द है ना। फर्स्ट पर्सन में अहम, आवाम, वयम है, मैं, हम दोनों, हम सब। सेकेंड पर्सन में त्वम, युवाम, यूएम है, तुम दोनों, तुम सब, राइट? और सह तौते भी है थर्ड पर्सन में, वह, वे दोनों और वे सब। बट इंग्लिश में हमारे पास फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी है,
सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड पर्सन में बिल्कुल गरीबी छा जाती है, वही यू है उसी को सिंगुलर के तौर पे भी यूज करोगे, प्लूरल के तौर पे भी। तो ये कॉमन सेंस रखना जरूरी है कि जैसे मैं अब अगर आपकी तारीफ में ये कहूं कि ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, जितने लोग क्लासेस देख रहे हैं, तो ये वाला यू कॉमन सेंस से पता लग रहा है प्लूरल है। मैं आप सब में से ही तो हर एक की बात करूंगा, लेकिन बात क्योंकि हर एक की कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर जाएगा, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे अगर मान लो सम लग जाए यहाँ पे, सम ऑफ देम, सम ऑफ अस, तो डेफिनेटली वर्ब प्लूरल हो जाता है। वो देम के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा, वो सम के अकॉर्डिंग लग रहा है, सम एक से ज्यादा है तो प्लूरल होगा। तो आगे से रटिएगा मत बिल्कुल इसको। चले आगे बढ़ते हैं। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, but you cannot fool all the people all the time. What a fantastic sentence it is. मुझे नहीं लगता कोई एरर है, एक बार देख लो ऐसे आंखें खोल के। You can fool some of the people all the time, यानी तुम हर समय कुछ लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हो। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, कभी कभार हो सकता है पूरी जनता को भी बेवकूफ बना लो, कभी कभार, सम टाइम, सम ऑफ द टाइम। बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पूरी जनता को और पूरे समय के लिए उसको बेवकूफ बनाते रहो। सो आई डोंट फाइंड एनी एरर, नो एरर ऑप्शन में भी है, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Hardik's horoscope says that the stars will be exercised a benign influence on his life. Hardik's horoscope says, हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है वो ये कहता है कि स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। कहां पे प्रॉब्लम है, कैसे करेक्ट करोगे? हार्दिक्स हॉरोस्कोप सेज, हार्दिक का हॉरोस्कोप कहता है कि दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। ये विल बी एक्सरसाइज्ड लिखा है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, आया ना? तो यहां पे स्टार्स सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, मतलब ये जो दैट वाला क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है डूअर है, डूअर है तो किस में आना चाहिए? एक्टिव वॉइस में आना चाहिए। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस के नियमों के अनुसार होना चाहिए। विल के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि उसका हॉरोस्कोप ये कहता है कि जो उसके सितारे हैं वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेंगे। ये जो बिनाइन शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है ये। देखो यहाँ पे बेन रूट वर्ड आता है, बेन का मतलब होता है काइंड, जेंटल, अच्छा, ठीक है, ये आप वोकैबलरी में करते हैं और बड़ी खूब बहुत सारे शब्द बनते हैं यहाँ से। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको मिलते हैं। बेनिग्नेंट शब्द आता है, बेनिग्नेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास शब्द आता है बेनोवलेंट, बेनोवलेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट आपका पेपर भी पूछता है ना, क्लोजेस्ट एंटोनीम, बेनोवलेंट का मेलोवलेंट, मेलोवलेंट। इसी तरीके से बेनोवलेंस का एग्जैक्ट ऑपोजिट ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब भी एंटोनीम आपसे पेपर में पूछा जाए तो हमेशा ग्रामेटिकल प्रोफाइल को जरूर ध्यान रखिए, ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें ऑपोजिट जाना होता है। यहीं से आता है बेनिडिक्शन, डिक्ट का मतलब बोलना, यानी जब आप किसी को अच्छी बातें बोलते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो बेनिडिक्शन होता है। और मैलिडिक्शन एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, बेनिडिक्शन का ऑपोजिट मैलिडिक्शन। यहीं से आता है बेनिफिसेंट, जो बेनिफिसेंट इंसान है वो बड़ा परोपकारी है, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है मैलिफिसेंट, ठीक है। तो ये बड़े सारे शब्द हैं हमारे पास जो बेन और मैला की कहानी से चलते हैं। ऐसे ही बोनाफाइड शब्द आता है, आप सब जानते हैं, अच्छे भाव से किया गया काम, अच्छे फेथ से, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया काम। बिनाइन का एक और इस्तेमाल देखें, वोकैबलरी में क्या होता है ना कि शब्दों के बड़े सारे फिगरेटिव एक्सटेंशंस होते हैं। तो बिनाइन किसी इंसान के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत ही काइंड और जेंटल है, बिनाइन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, चेहरे पे बड़े सुंदर अच्छे भाव हैं। लेकिन वहीं पे किसी को कैंसर हो रखा है और कैंसर बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में है, तो हम बोलते हैं ट्यूमर जो है वो बिनाइन स्टेज में है। तो बिनाइन स्टेज या बेनिग्नेंट स्टेज का मतलब कि कैंसर अभी प्राथमिक चरण पे है, प्राइमरी स्टेज पे है, उसका इलाज हो सकता है। लेकिन वहीं अगर कहा जाए कि कैंसर जो है वो मैलिग्नेंट स्टेज में पहुंच गया है, इसका मतलब कैंसर अब टर्शरी स्टेज में है, आखिरी चरणों में है, उस इंसान का बचना संभव नहीं है। ये एडजेक्टिव में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, लिटिल और अ लिटिल, right? So the person has been diagnosed with a cancer of tertiary stage and there is little chance of his survival. Little का मतलब ना के बराबर। लेकिन वहीं पे he has been diagnosed with the primary stage of cancer and there is a little chance of his survival. अगर प्राइमरी स्टेज में डायग्नोस हो गया तो थोड़ा बचने के चांसेस हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएगा ही, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। एनीवे,
तो क्वेश्चन हमने कर लिया, विल बी एक्सरसाइज में दिक्कत थी, ये विल एक्सरसाइज होगा। और देखो यहां से बात क्या समझ आ रही है कि अब एग्जाम ये नहीं कह रहा कि बस एक्टिव पैसिव में चेंज करो रट्टू तोते की तरह, ये लगा है तो ये लगा दो। एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है कि जो अधिकारी बनने जा रहे हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जिसमें भी जाना है, अधिकारी क्या ऑफिसर्स बनते हैं आप, तो ऑफिसर अधिकारी होता है, और आगे मेहनत से पढ़ोगे तो अधिकारी भी बनोगे। तो अधिकारी वैसे जनरली ग्रुप ए के लिए आ जाता है। एनीवे तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं कि वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि सेंटेंस को पढ़ करके आपको ये समझ आता है कि नहीं कि कब हम किसी बात को एक्टिव वॉइस में लिखें और कब पैसिव वॉइस में लिखें। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बेहतर समझ चाहिए, ना कि जस्ट वो चेंज करने वाला पैटर्न। उसकी समझ तो चाहिए, बट ये समझ भी आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे उस समझ की कमी की वजह से दिक्कत हुई। आइए, select the grammatically correct sentence. Today is sixth day of our workshop. All the participants are highly enthusiastic. Today is a sixth day of our workshop. All the participants are highly enthusiastic. Today is the sixth day of our workshop. All the participants are highly enthusiastic. And today is sixth day of our workshop. All the participants are highly enthusiastic. कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है, बताएं। नजर आ गया एरर आपको? सी में प्रॉब्लम है या सी करेक्ट है? करेक्ट पूछा जा रहा है ना, बिल्कुल जी। तो आप देखो सिक्स्थ यहां पे लिखा हुआ है, और सिक्स्थ के साथ आर्टिकल कौन सा जाएगा? द। आप जानते हैं ये, अगेन आप एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, जब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो वहां पे कार्डिनल, आर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव कॉन्सेप्ट याद आ गए। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी जहां निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है, तो उसमें कार्डिनल हो गए आपके 1 2 3 4 5 ये वाला पैटर्न, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये हो गए आपके ऑर्डिनल्स, एंड सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए मल्टीप्लिकेटिव्स। तो जो भी हमारे ऑर्डिनल होते हैं उनके पहले हम द लगाते हैं। ही गॉट द फर्स्ट पोजिशन, ही गॉट द सेकेंड पोजिशन, तो वैसे ही द सिक्स्थ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल दुरुस्त है, टुडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ आवर वर्कशॉप। और ये तो देखो ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुसियास्टिक, ये तो चारों सेंटेंस में बिल्कुल ठीक था। बस यहाँ पे कहानी किसमें थी, और वही कल मैं आपको समझा भी रहा था कि जरूरी नहीं है कि चारों ऑप्शंस के सेंटेंसेस पूरे पूरे पढ़ो, सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट, अगर इतना ही पार्ट आप देख लेते ना तो बस इतने में ही हमें एरर नजर आ जाता है। चले, बहुत अच्छे। एंथुजियास्टिक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है यहाँ पे? महेंद्र कुमार राजपूत जी पूछ रहे हैं एंथुजियास्टिक का मतलब। एंथुजियास्टिक का मतलब जोश से भरा हुआ। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? एंथुजियास्टिक जो है ये आपका एडजेक्टिव है, राइट? इसका नाउन फॉर्म वही एंथुजियाज्म होता है। दिस इज नाउन, एंथुजियाज्म। ठीक है, चलो, तो ये एडजेक्टिव है आपका। हाईली एडवर्ब हो गया, आर यहाँ पे स्टेटिव वर्ब हो गया।